Oh my God! एक समंदर भर का कचरा ऐसा लग रहा था जैसे तेज बारिश हो रही हो। पूरा शहर तुरंत लोगों के ढेर में बदल गया था। गाड़ी तेज चल रही थी और कचरे की आवाज लोगों के चीखने की आवाज के साथ मिल रही थी। ये हमेशा दिन के एंड का संकेत देता था। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि 114 साल पुरानी टाइटैनिक का अस्तित्व सड़क पे अचानक सामने आ गया। ये क्या चक्कर है? सब कुछ एक मामूली मछली पकड़ने से शुरू हुआ था। उस दिन समंदर शांत था। क्रू ने बिना सोचे समझे एक प्लास्टिक की बोतल फेंक दी। जैसे ही जाल उठा, जोर से चीख आई। जाल में कुछ अजीब जीव था जो लोगों को हैरान कर गया। सीन बदलकर नजदीक के किनारे पे आया, जहां ट्रेंड मिलिट्री टीम मछली पकड़ने वाले गांव में पहुंची। बहुत जांच के बाद उन्होंने अपने मिशन का मकसद समझा। वो अजीब जीव जो मछली पकड़ने वालों ने पकड़ा था, उस जीव को मारकर उन्होंने सोचा पैसा कमा सकते हैं, इसलिए उसका बदन गांव लाए। मिलिट्री को इस गहरी समुद्री राक्षस में ज्यादा दिलचस्पी हुई। लोग इसे सीडी डीमन कहते हैं, पर मॉडर्न बायोलॉजी के हिसाब से ये एक पानी का दानव जैसा प्राणी था। जब उन्होंने उसके पेट में एक मोती पाया तो मिलिट्री को अलर्ट होने का सबब मिला। ये मोती नेचुरल नहीं था, बल्कि इंसानों ने ही हजारों साल पहले इसमें डाला था। मतलब ये पानी का दानव भी बहुत समझदार है। ब्लैक कमांडर ने एक नया महाद्वीप ढूंढा और डिसाइड किया कि वो गहरा स्कैन करेगा इस दानव का। सबको जाने को कहा। सिर्फ 8G धीरे धीरे पानी के दानव के पास गया। वो मन में दुआ कर रहा था, चाहे कुछ भी हो, ये एक खोई हुई जिंदगी है। बाद में बार्कले और टीम ने खास इक्विपमेंट लेकर किनारे पर आए, जो ब्लैक कमांडर ने स्पेसिफिकली मंगवाया था, डीप सी लॉन्च के लिए। वो चाहते थे कि समझदार पानी के दानव से बातचीत हो। रात को जब सब शांत थे, सोल्जर्स जो दानव के बदन को गार्ड कर रहे थे बातचीत कर रहे थे। तब पता चला कुछ गड़बड़ है। जो सीमेंट फ्लोर था वो पानी से बाहर आ गया था। उस पर चलना जैसे डुबकी लगाना हो। एक फीमेल सोल्जर समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है। उसका बदन साथी के पास चिपक गया, जैसे बिल्ली। जब वो दानव के बदन के पास जाने की कोशिश की तो कुछ भी नहीं कर पाई। एक काला हाथ उसे जमीन में दबा दिया। पानी एक के बाद एक जगह से उभरने लगा। जैसे ही डार्क रेन रुका, पानी का दानव हटा दिया गया। अलार्म बजा और बेस में सोल्जर्स जल्दी बाहर निकले। तब दानव 2 गार्ड्स के साथ गायब हो गया। जो दलदल था वो वापस सीमेंट फ्लोर में बदल गया। बार्कले ने जमीन से कुर्सी खींची। कमांडर ने वॉकी टॉकी से 2 गायब आदमियों को कॉल किया, पर उन्हें जमीन के नीचे से हल्की आवाज मिली। उन्होंने बार बार वॉकी टॉकी कंफर्म किया, जो जमीन के नीचे दब गया था। कुछ लोगों ने मिट्टी उंगलियों से खोदना शुरू किया और अचानक से टेढ़ा मेढ़ा हाथ दिखा। बार्कले समंदर के किनारे लंबे समय तक बैठा रहा। उसे अपने दिल की डर नहीं जा रहा था। ब्लैक कमांडर के मन में शंका थी। ये लोग यूनाइटेड नेशंस के इंटेलिजेंस एजेंट्स हैं, जो अजीब और साइंटिफिक तरीके से समझा नहीं जाने वाले केसेस हैंडल करते हैं। सबको खून खराबे वाले मैदान दिख चुके थे। बार्कले को पता नहीं था कि वो सच में एक सिविल सर्वेंट है, जिसे छुट्टी पर होने के बावजूद जबरदस्ती चार्ज दिया गया था। जब वो अरेस्ट हुआ तब उसके कलीग्स को कॉम्पनसेट करना पड़ा, इसलिए बार्कले को मदद के लिए बुलाया गया। अब उसकी तबीयत खराब थी। कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं थी उसके पास। वो इन खतरनाक हालातों को हैंडल नहीं कर सकता था। लेकिन कमांडर ने कहा कि इतिहास एक्सीडेंट्स से बनता है। बड़े बड़े घटनाएं सिविल सर्वेंट्स की गवाही में होती हैं। वो चाहता था बार्कले यहां रहे। आदमी लंबे समय तक अपनी जगह बैठा रहा। फीमेल कैप्टन ने कहा, एक्वेरियस कोई जंगली जानवर नहीं है। वो धरती पर इंसानों से पहले था। बस वो समंदर के नीचे हजारों साल से सोता रहा। पता नहीं क्यों उसके दिखाई देने की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। इंटेलिजेंस एजेंट्स पहले से एक्वेरियस के होने को जानते थे, बस कुछ सीक्रेट था। अगर एक्वेरियस सो ना जाए तो इंसान धरती के मालिक नहीं होंगे। अचानक साथियों की चीख सुनाई दी। कोई एक्वेरियस सामने आ गया। सब सोल्जर्स इंतजार कर रहे थे। बार्कले अपनी पुरानी नौकरी पर वापस गया। छोटी डिवाइस निकालकर रिकॉर्डिंग शुरू की। जब दोनों तरफ लड़ रहे थे, ब्लैक कमांडर आगे बढ़ा, सोल्जर्स को अपने हथियार रखने को कहा और टेक्नीशियंस को ट्रांसलेटर चलाने दिया। कमांडर ने अपनी शांति भरी भावना जताई, उम्मीद की एक्वेरियस से शांतिपूर्वक बात हो। ट्रांसलेटर से एक्वेरियस के मुंह से अजीब आवाज निकली, जो असल में इंसानों पर अपने लोगों के किल करने का इल्जाम था। कमांडर ने तुरंत जवाब दिया कि एक्वेरियस ने भी 2 इंसान सोल्जर्स को मारा है। दोनों तरफ बराबरी पर थे। बैठकर बात करनी थी। एक्वेरियस अचानक उत्तेजित हो गया।
ट्रांसलेशन से पता चला वो पूरी इंसान जाति के साथ बात करना चाहता है। सब हैरान थे कि तभी अलार्म और मोबाइल फोन बज गए। पता चला एक्वेरियस दुनिया भर में दिखाई दे रहा है, जैसे राजा वापस आया हो, जैसे वो दुनिया के मालिक हैं। एक्वेरियस की पब्लिक अपीयरेंस ने दुनिया में हंगामा मचा दिया। जल्द ही ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने नेतृत्व दिया और कुछ दिनों में इंसानों ने एम्पायर बिल्डिंग में कनेक्टेड कैनाल बनाया, जहां पहली बार एक्वेरियस के साथ ऑफिशियल मीटिंग होने वाली थी। केट को चीफ रिप्रेजेंटेटिव चुना गया। वो किसी देश से नहीं थी, पर इस वक्त पूरे धरती के जीवों की कॉमन आवाज थी। मीटिंग शुरू होने से पहले टेक्नीशियंस ने गेट खोला और पाइप में पानी भरा। पानी टैंक भरते ही सर्वेलेंस से कुछ एक्वेरियस रुक गए। पहला एक्वेरियस टीम के रूप में खड़ा था। 2 बड़े-बड़े डीप सी रेन थे। आखिरी जो चीफ रिप्रेजेंटेटिव नजर आया वो इंसान जैसा लग रहा था। उसके एक्सप्रेशंस ज्यादा रिच थे। वो दिखाता था कि वो बहुत समझदार है। लोगों ने देखा कि एक्वेरियस समुंदर के पानी के बिना भी सांस ले सकता है, जो दिखाता है कि वो सरफेस पर भी आ सकता है। मीटिंग हॉल में 4 डिस्कशंस हुए। ह्यूमन रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर जॉन नेथन ने सबसे पहले एक्वेरियस को वेलकम किया। लंबी डिबेट के लिए तैयार थे, पर एक्वेरियस रिप्रेजेंटेटिव ने इंटरप्ट कर दिया। वो इंसानों की भाषा सीख चुका था और ज्यादा जानकारी रखता था। डॉक्टर जॉन नेथन ने विषय बदला और कहा कि ये इंसानों का तोहफा है, जो धरती के सबसे ऊंचे पॉइंट से लिया गया है, यूपिस एस्कैलिस का अनोखा परफ्यूम। डॉक्टर जॉन नेथन ने दिखाया कि इंसान कितने सुपीरियर हैं। एक्वेरियस रिप्रेजेंटेटिव ने भी सबके लिए तोहफा तैयार किया, लेकिन वो एक्वेरियस की वाइटैलिटी खो चुका था, गुस्से में था और कहा कि इन बच्चों को खुशी से बड़ा होना चाहिए था, पर इंसानों के तेल, जहर और गंदे पानी की वजह से वो मर गए। डॉक्टर घबराकर समझाने लगा कि इंसान समंदर की सुरक्षा कर रहे हैं, पर एक्वेरियस रिप्रेजेंटेटिव गुस्से में बोला, मैं अब तुमसे निगोशिएशन नहीं करना चाहता। फिर उसने बाकले को पॉइंट किया, जो पीछे रिकॉर्डिंग कर रहा था। सबने देखा और समझा नहीं कि एक्वेरियस ने इतना छोटा आदमी क्यों चुना। कंप्यूटर स्क्रीन पर बाकले की फोटो आई, जो एक्वेटिक कॉर्प्स को प्रे कर रहा था। वो सोचता था कि जो अपने मरने वालों की इज्जत करे, वही इंसानों की तरफ से निगोशिएशन करने लायक है। बाकले खुद भी ये नहीं मान रहा था कि वो पूरे इंसान को रिप्रेजेंट कर सकता है। वो छोटा आदमी है। एक्वेरियस ने फिर कहा कि ये निगोशिएशन दुनिया के सामने होनी चाहिए, ताकि आम आदमी को भी बोलने का हक मिले। पर केट निगोशिएटर थी, जिसे बहुत कुछ देखना था। पूरी दुनिया के सामने निगोशिएशन रिवील करना मुमकिन नहीं था। बाकले अपनी बात भी बिना परमिशन नहीं कह सकता था। दूसरे दिन निगोशिएशन में केट ने सिर्फ 50 रिपोर्टर्स को शूटिंग और साइमल्टेनियस लाइव ब्रॉडकास्ट रोक दिया। बाकले को बार बार कहा गया कि वो स्क्रीन पर लिखे टेक्स्ट से हटकर अपनी ड्रामा ना बनाए। जब बड़ा पाइप पानी से भर गया, एक्वेरियस का निगोशिएटर समझ गया कि बाकले कल से ज्यादा शांत है। केट के सवाल पर जब वो इंसान की मांग पढ़ने वाला था, एक्वेरियस ने बीच में बोला, उसे पानी चाहिए। वो पानी को ज्यादा रीजनेबल तरह से मांग रहा था। जिम्मेदार लोग इसे मना नहीं कर सकते थे, इसलिए फौजी टीम को नदी से पानी लाने भेजा गया। जल्द ही वो पानी बाकले के हाथ में था। एक्वेरियस ने अगला रिक्वेस्ट दिया कि बाकले वो नदी का पानी पिए और कप में घूमते पीले वर्लपूल को देखे। उस आदमी का चेहरा बहुत जटिल था। नई इंस्ट्रक्शंस स्क्रीन पर आईं। बाकले ने कहा कि पहले पानी को डिसइंफेक्ट करना चाहिए, फिर पोल्यूशन की बात शुरू की। पर एक्वेरियस ने बीच में कहा कि वो राजनीति की बातें नहीं सुनना चाहता। बाकले को गुड़िया नहीं बनाना है। आदमी चुप रहा और आखिरकार अपनी हेडफोन्स उतारकर अपनी सच्चाई बोल दी। वो कहता है कि इंसान बेवकूफ़ और स्वार्थी हैं, अपने छोटे फायदे के लिए धरती को तबाह कर रहे हैं। जब 2 लोग निगोशिएशन कर रहे हैं, तो फैक्ट्रीज अभी भी नदियों और समुंदर में गंदा पानी छोड़ रही हैं। ये बयान एक्वेरियस रिप्रेजेंटेटिव को बहुत पसंद आया। वो बोला, तुम मेरे फेवरेट इंसान हो। बाकले सोचता है कि उसका प्रदर्शन परफेक्ट था, पर जब वो मुड़कर देखता है, पूरा हॉल खामोश है। बातचीत सस्पेंड हो गई है। बाकले के कठोर शब्दों ने इंसानों को बहुत बुरे हालत में डाल दिया। स्पेशल फोर्सेस ने डिसाइड किया कि वो दूसरे शहर चले जाएंगे और एक्वेरियस के शारीरिक विशेषताएं स्टडी करेंगे। मरा हुआ एक्वेरियस भी उन्हें छोड़ नहीं रहा था। सबने देखा कि एक्वेरियस तुरंत सब लोगों के साथ सिंक्रोनाइज कर लेता है, जैसे एक नेटवर्क जो समुद्री सेना जैसा है या एक प्राकृतिक हवा। केट को शक है कि एक्वेरियस के मोती इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनके शरीर में कई ऐसी जगह हैं जिसे एक्सप्लोर करना जरूरी है। निगोशिएशंस जारी रहे। इस बार इंसान प्रोएक्टिव थे। बकली ने प्रॉमिस किया कि 2065 तक पोल्यूशन 50% कम करेंगे और उसके बाद तेज गवर्नेंस शुरू करेंगे। पर एक्वेरियस रिप्रेजेंटेटिव को यह बहुत धीमा लगा।
रोज लोग बुरा एनवायरनमेंट में मर रहे हैं। वो नहीं चाहता कि वो गुड़िया बने। वो 40 साल इंतजार नहीं कर सकता। बकली समझाने लगा कि एनवायरमेंटल गवर्नेंस वास्ट अमाउंट्स ऑफ रिसोर्सेज, मैन पावर मांगता है, एक दिन में नहीं होता। पर एक्वेरियस रिप्रेजेंटेटिव इंसान के रूलर्स की इच्छा पर शक कर रहा था, मानते नहीं थे। तब वो अपनी तरफ मुड़ के हवा में देखा। पूरा शहर खामोश था। लोग सोच रहे थे कि पत्थर गिरने वाला है, पर जो आया वो प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स, कैन्स और टूटे फिशिंग नेट्स का कचरा बारिश की तरह गिर रहा था। पूरा शहर धूल में डूबा हुआ था। एम्पायर टावर में दोनों तरफ की बातचीत बंद हो गई। लोग डर के मारे छितर गए। समझ नहीं आया कि ये कचरा जो समुद्र में गिरता था अब शहर में क्यों आ रहा है। सिर्फ आधा घंटा में साफ सड़क कचरे से भर गई थी। शहर कचरे का राज्य बन गया था। सबसे अजीब बात टाइटैनिक का आना था, जो सेंचुरीज से चुप था। वो न्यूयॉर्क के बीचों बीच में दिखाई दिया, जब दुनिया के बड़े बड़े शहर गिर रहे थे। दुनिया भर के लीडर्स ने बयान दिए कि सब मिलकर इस अनप्रेसिडेंटेड मानव संकट का सामना करें। थोड़े ही समय में सबकी कोशिश से ह्यूमंस और एक्वेरियस के बीच नेगोशिएशन फिर शुरू हुई। बकली का बयान अब भी ऑफिशियल था। एक्वेरियस से शांति और रिस्ट्रेंट बनाए रखने की अपील करता था। कोई भी इंपल्सिव हरकत दोनों तरफ के लिए नुकसान ला सकती है। एक्वेरियस का अटैक कोई दया नहीं दिखाता था, वो बस इंसानों को उनका ही बदला दे रहा था। बकली ने अपने गुस्से को दबाया। जानता था कि उसकी पत्नी और बेटा लगभग मर गए थे। गार्बेज रेन की इंस्ट्रक्शंस एक्सट्रैक्टर में भेजी गईं, जिसमें एक्वेरियस से सीज फायर साइन करने को कहा गया। इंसान किसी भी जाति से युद्ध नहीं चाहते। एक्वेरियस ने हाँ की और प्रॉमिस किया कि आगे से इंसानों को परेशान नहीं करेगा, पर 3 शर्तें थीं। पहली, तुरंत समुद्र और नदियों की पोल्यूशन रोकना। दूसरी, ह्यूमंस और एक्वेरियस के बीच सर्वाइवल बॉर्डर तय करना। इंसान सोचते थे कि समुद्र बड़ा है, एक्वेरियस कुछ हिस्से छोड़ देगा, लेकिन एक्वेरियस ने कहा कि सारी समुद्र और जल मार्ग उनका है। न इंसानों को वहां चलने की इजाजत है, न उनके ऊपर हवा में उड़ने की। सब देश के रिप्रेजेंटेटिव्स गुस्से में थे, खासकर वो देश जो पोर्ट्स पे डिपेंड करते हैं। अपना समुद्र और हवा खो देना मौत के बराबर था। एक्वेरियस जोर से हंसा। नेगोशिएशन हॉल में कुछ देर खामोशी छाई। बकली ने जल्दी माफी मांगी, कहा कि वो बस ज्यादा उत्साहित हो गया था। एक्वेरियस की आवाज वापस औरत जैसी हुई और सबको याद दिलाई कि अब तक सिर्फ 2 कंडीशंस बताई हैं। तीसरी कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट थी। वो लोहे के बने बड़े बड़े बिल्डिंग्स से नफरत करता है। जहां क्ले ने अगला मीटिंग का लोकेशन डिसाइड करने को कहा। सबने स्क्रीन पे कोऑर्डिनेट्स देखे, जो दुनिया के सबसे गहरे समुद्र के पोर्ट में था। सबसे एडवांस्ड मैन्ड सबमर्सिबल वहां था, जो आधा गहराई तक जा सकता था। बकली ने भी इस सवाल को मान लिया। ये सब पहली और दूसरी समुद्र की लड़ाई की बातें थी। अगर पसंद आए तो अगले बार फिर मिलते हैं। साइनिंग ऑफ, प्रमोद।